नमस्कार बंधुओं। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर इन इंडिया। और मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाले थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के युद्ध में विशेष युद्ध नीति को अपनाया था। पिछले वीडियो में जब मैंने बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हम उनकी जो विशेष रणनीति थी उसके बारे में बात करेंगे। और वो विशेष रणनीति थी तुलगमा वार स्ट्रेटजी ऑफ बाबर, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति। तो उसमें संक्षेप में हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज विस्तार से एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे कि क्या थी ये तुलगमा नीति, किस तरीके से इसको अपनाया गया था और किस तरीके से बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा नीति के द्वारा विजय हासिल की थी और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। सभी बातों पर बहुत ही गहराई के साथ विचार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बारे में, तुलगमा युद्ध नीति के बारे में सिविल सेवा परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं और इस पर हम लोग आज विचार करते हैं। तुलगमा युद्ध नीति। तो तुलगमा युद्ध पद्धति जो बाबर ने अपनाई थी, दरअसल बाबर ने यह युद्ध पद्धति समरकंद युद्ध के समय उज्बेकों से सीखी थी। समरकंद युद्ध के समय 3 बार बाबर ने समरकंद को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन पहली 2 बार वो असफल हो गया। उसके बाद तीसरी बार उसने इस युद्ध नीति का आंशिक रूप से उपयोग किया था और ये उज्बेकों से सीखी थी। मध्य एशिया के अंतर्गत रूस की सीमा से लगा हुआ छोटा सा देश है उज्बेकिस्तान, वहां के निवासी उज्बेक कहलाते हैं। वो युद्ध नीति में बहुत ही सफल हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसे अपनाते हैं। तो उनके द्वारा जो युद्ध नीति अपनाई गई थी उसी को बाबर ने सीखा और वो तुलगमा युद्ध पद्धति कहलाई। अब इसमें था क्या क्या होती थी ये? शत्रु की घिरी हुई सेना को चारों तरफ से वार करके तुलगमा दलों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। यानी कि सेना के अंदर कुछ श्रेष्ठ लड़ाकों को चुना जाता था और उनके दल बना दिए जाते थे। उनको कहते थे तुलगमा दल। तुलगमा दल का मतलब होता था ऐसे आक्रामक दल जो दुश्मन की सेना को तहस नहस कर सके। और वे तुलगमा दल क्या करते थे, जो मुख्य सेना होती थी उस मुख्य सेना से अलग होकर के दुश्मन को पीछे से घेरते थे या दाएं या बाएं से घेरते थे, ताकि वो अपनी सेना की ओर बढ़े और हमारी मुख्य सेना उसके ऊपर टूट पड़े। तो इस तरीके की नीति ये अपनाई जाती थी। इस युद्ध पद्धति में सेना को व्यवस्थित तरीके से सजाया जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो युद्ध पद्धति थी इसमें सेना के प्रत्येक सैनिक का स्थान निश्चित होता था। सेना जिस मैदान में लड़ती थी उस मैदान को पहले से तैयार किया जाता था कि किस तरीके से हमारी सेना कहां पर रहेगी, कहां पर तुलगमा दल रहेगा, कहां पर सेनापति रहेंगे, कहां पर अश्व सेना रहेगी, कहां पर पैदल सेना रहेगी, कहां पर तोपें रहेंगी। सारी की सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती थी। अगली बात, युद्ध पद्धति का उद्देश्य शत्रु सेना को चारों तरफ से अपनी व्यूह रचना में फंसाना होता था। यहां पर इस युद्ध नीति का उद्देश्य ये रहता था कि जो शत्रु की सेना है उसको चारों तरफ से फंसा लिया जाए और वो हमारी मुख्य सेना की ओर बढ़े, ताकि हम चारों तरफ से उसको घेर कर आक्रमण कर सकें। इस युद्ध नीति की ये खास बात थी। अगली बात क्या थी? सामने से तोपों के वार और पीछे से तुलगमा दलों की तलवारों के वार से घिरी शत्रु सेना पराजित हो जाती थी। तो सामने की तरफ जो शत्रु की सेना होती थी उसके ठीक सामने तोपें लगाई जाती थी और
इधर उधर से दाएं बाएं से अथवा पीछे से जैसा मौका मिले उधर से तुलगमा दल जो है घोड़ों पर सवार होकर तलवारों से वार करते थे और पूरी घिरी हुई सेना को हारने के लिए मजबूर कर देते थे। अब देखेंगे तुलगमा के बारे में विशिष्ट जानकारी। खास बात क्या थी? तो थी पानीपत के युद्ध में इस रणनीति को अपनाया गया था। बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, उसमें इस नीति को अपनाया गया था। अब इसमें जो पानीपत के मैदान को बाबर ने तैयार किया था, बाबर वहां पहले से पहुंच चुका था और उसने तैयार किया। दोनों सेनाएं आ चुकी थी लेकिन युद्ध नहीं कर रही थी, अपनी अपनी तैयारी कर रही थी। बाबर ने क्या तैयारी की थी? इसमें सबसे पहली पंक्ति में खाइयां खुदवाई गई थी। जहां सेना को लगाना था युद्ध के लिए, उसके ठीक आगे खाइयां खुदवाई गई थी ताकि शत्रु के जो दौड़ते हुए घोड़े आएंगे वो इन खाइयों में गिर जाए और हमारी सेना उन पर आक्रमण कर दे। दूसरी पंक्ति में क्या था? झाड़ियां लगाई गई थी। कुछ तो झाड़ियां पहले से खड़ी हुई थी और कुछ काट काट कर लाई गई थी। पूरी की पूरी पंक्ति जो है वो झाड़ियों की बनाई गई थी। अभी हम अगले चित्र में के द्वारा आपको समझाएंगे कि किस तरीके से किया गया था। अगली बात थी तीसरी पंक्ति में बैलगाड़ियों पर रखी हुई तोपों को सजाया गया था। यानी जो तोपें लाया था बाबर, उनको बैलगाड़ियों के ऊपर सजाया गया था और बैलगाड़ियों का पिछवाड़ा जो है वो शत्रु सेना की ओर रखा गया था और मुख अपनी सेना की ओर रखा गया था, जिधर से कि आसानी से तोपों को चलाया जा सके। और तोपों का मुंह बैलगाड़ियों के पीछे की तरफ रखा गया था। तो इस तरीके से ये तोपें सजाई गई थी और ये जितनी भी बैलगाड़ियां लगाई गई थी, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनकी संख्या 24 थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे ज्यादा भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये बैलगाड़ियां जितनी भी होती थी, इनको चमड़े की रस्सी के द्वारा एक दूसरे से बांध दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए यदि शत्रु का कोई भी सैनिक वीरता दिखाते हुए आगे की ओर लड़ता हुआ आ रहा है और तोप के निशाने से बच जाता है, तो वो बैलगाड़ियों से बनी हुई चमड़े की रस्सी में फंस जाएगा उसका घोड़ा और वो गिर जाएंगे। इसलिए ऐसा किया गया था। अगली बात, दाएं और बाएं दोनों तरफ 4 तुलगमा दल तैनात की गई थी। यानी 2 दल दाईं तरफ थे और 2 दल बाईं तरफ थे। बीच में बाबर ने कमांडर के रूप में स्थान लिया हुआ था और ठीक बीच में जहां तोपें सजाई गई थी, उसी के पास में बाबर वहां से सेना को कमांड कर रहा था। अपनी दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे की सेना और तोपचियों को भी कमांड दे रहा था। अब इसके बाद चौथी पंक्ति में अश्वदल और पैदल सैनिक थे। इसके बाद जो पीछे की पहली पंक्ति में खाइयां थी, दूसरी पंक्ति में झाड़ियां थी, तीसरी पंक्ति में तोपें सजी हुई थी और चौथी पंक्ति में घोड़ों के दल थे, अश्वदल, अश्वसेना थी और उसके ठीक पीछे पैदल सैनिकों को लगाया गया था। तो कहने का मतलब इतना व्यवस्थित तरीके से इसको सजाया गया था। देखिए, यहां पर हमने एक चित्र के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि बाबर ने शायद तुलगमा युद्ध नीति को इस तरीके से अपनाया होगा। यहां पर आप देखेंगे कि बीच में अर्धवृत्ताकार के रूप में सेना सजाई गई थी। इसमें आप देखेंगे कि नीले रंग की एक पट्टी बीच में है जहां पर लिखा हुआ है खाइयां, अर्थात यहां पर खाइयां खोदी गई थी। ठीक उसके पीछे देखेंगे आप, जहां क्रॉस के निशान लगे हुए हैं एक लंबी पंक्ति के रूप में, यहां पर झाड़ियां लगाई गई थी और उसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि एक चित्रों के माध्यम से हमने कुछ बैलगाड़ियां यहां पर दिखाई हैं। कुछ बैलगाड़ियां दाईं ओर हैं, कुछ बैलगाड़ियां बाईं ओर हैं, ठीक है। और उन बैलगाड़ियों पर तोपें लगी हुई आपको दिख रही हैं, सामने की ओर तोपें दिख रही हैं आपको। और बैलगाड़ियों के पीछे आप देखेंगे एक नीले रंग की रस्सी दाएं से लेकर बाईं ओर तक पूरी तरीके से रस्सी है और ये रस्सी सभी बैलगाड़ियों को जोड़ रही है। यही चमड़े की वो रस्सी थी जिससे बैलगाड़ियां जुड़ी रहती थी। और ठीक बीच में आप देखेंगे बी लिखा हुआ है और यहाँ पर बाबर लिखा हुआ है। तो बाबर ने ये स्थान लिया हुआ था कमांडर के रूप में, ठीक है। और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे अश्वदल लिखा हुआ है, जो तीर के निशान जैसे लगे हुए हैं आगे की ओर,
जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगे हुए हैं। यहाँ अश्वदल लिखा हुआ है और ठीक पीछे देखेंगे आप जहां पर तुलगमा युद्ध नीति टाइटल लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे कि पैदल सैनिक लिखे हुए हैं। तो बाबर ने देखिए किस तरीके से सेना को सजाया हुआ है। साथ ही आप देखेंगे कि जहां पर झाड़ियां और खाइयां खोदी हुई हैं, उसके दाईं ओर देखेंगे 2 बॉक्स बने हुए हैं और उन 2 बॉक्स के अंदर आप देखेंगे शून्य के रूप में कुछ निशान लगे हुए हैं। दाईं ओर भी इसी तरीके से और ठीक बाईं ओर भी इसी तरीके से है। ये 2-2 दल तुलगमा दल है और जब युद्ध शुरू होता है तो मौका पाकर के आगे आप देख रहे होंगे एरो लगे हुए हैं और लिखा हुआ है तुलगमा दल। वे दोनों के दोनों दल आगे की ओर बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं। बीच में आप देखेंगे आई लिखा हुआ, जहां इब्राहिम लिखा हुआ है, ये इब्राहिम शत्रु की सेना है। बीच में इब्राहिम कमांडर के रूप में है। नीचे आप देखेंगे अश्वदल एवं पैदल लिखा हुआ है। तो दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर इब्राहिम की सेना बढ़ रही है और उत्तर की ओर बाबर ने अपनी सेना सजाई हुई है। बाबर की सेना आगे की ओर मूव नहीं करती है। बाबर ने 20 अप्रैल की रात को थोड़े दलों के द्वारा इब्राहिम की सेना पर आक्रमण करवाया था, जिससे इब्राहिम की सेना को थोड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन इब्राहिम की सेना ने उस टुकड़ी को हराकर रात में ही वापस कर दिया था। ये चाल थी बाबर की, क्योंकि बाबर चाहता था, बाबर अपनी तरफ से आक्रमण करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो युद्ध का मैदान उसने सजाया हुआ था उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि शत्रु हमारी की ओर बढ़े, इसलिए उसने रात में छोटा सा हमला करवाया था। जैसे ही सुबह होती है और बाबर के इरादे के मुताबिक ही, बाबर की योजना के मुताबिक ही इब्राहिम लोदी सुबह होते ही आक्रमण कर देता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर इब्राहिम की सेना आगे बढ़ रही है और जैसे ही ये सेना आगे बढ़ती है वैसे ही आप देख रहे हैं तुलगमा दल भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दाईं ओर से भी और बाईं ओर से। जैसे ही इब्राहिम की सेना आगे की ओर जाती है, जहां खाइयां और झाड़ियां लिखा हुआ उस स्थान की ओर आगे बढ़ती है, वैसे ही दाएं और बाएं ओर से तुलगमा दल इब्राहिम की सेना को घेर लेती है। और जब इब्राहिम की सेना पूरी तरीके से अर्धवृत्त के अंदर फंस जाती है तो फिर यही तुलगमा दल उसके पीछे चले जाते हैं, आगे को बढ़ते हुए उस सेना के पीछे चले जाती हैं और पीछे से तुलगमा दल आक्रमण करती हैं। आगे से बाबर अपने तोपचियों को आदेश देता है और तोपों से गोले दागे जाते हैं, साथ ही बंदूकों से भी गोलीबारी होने लगती है। तो इस तरीके से बाबर के द्वारा फंसाए गए जाल में इब्राहिम लोदी आसानी से फंस जाता है और यही तुलगमा नीति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शत्रु को अपनी व्यूह रचना में फंसा देना। तो इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से आपने समझा होगा कि आखिर ये तुलगमा नीति क्या थी और कैसे बाबर ने इसको लागू किया था। अब देखेंगे आगे की बात हम करते हैं, उस्मानी विधि या रूमी विधि। बाबर ने जो तोपची लगाए थे वो उस्मानी विधि से या रूमी विधि से तोपें चलाना जानते थे। एक विशेष विधि थी और विशेष विधि का मतलब यह था कि तोपों को अनावश्यक रूप से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि बाबर जिस समय आदेश देगा और जितनी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार तोपें चलाई जाएंगी और उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि समय काल अवधि कम होगी लेकिन तीव्रता ज्यादा होगी, ताकि थोड़े समय में ही शत्रु की सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ये तोप के संबंध में योजना थी, तोपों के चलाने के संबंध में योजना थी बाबर की और उसी के अनुसार उसने अपने जो 2 प्रमुख उस्ताद थे तोपची, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा रूमी। तो उस्ताद अली और मुस्तफा रूमी को तोप अधिकारी बनाया गया था और उनको ये पहले से आदेश दे दिया गया था कि अपनी योजना के अनुसार ही तोपों को चलाना है। बैलगाड़ियों का मुख अपनी सेना की ओर रखा गया था और 24 तोपों का मुंह शत्रु की सेना की ओर रखा गया था। अगला था आवश्यकता पड़ने पर योजना के अनुसार तुलगमा दल ने इब्राहिम की सेना पर पीछे से वार कर दिया।
तो इधर तो तोपें चल रही थी, तो इब्राहिम ने सोचा कि ठीक सामने से ही आक्रमण हो रहा है, बस सामने की ओर बढ़िए। जैसे ही वो सामने की ओर आगे बढ़े, दाएं और बाएं तुलगमा दलों ने इब्राहिम की सेना पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया तो अब वो पीछे जा नहीं सकते थे। उनके लिए एक ही रास्ता था कि वो बराबर आगे बढ़े, और बराबर आगे तोपें चल रही थी। तो जैसे ही सेना इब्राहिम की आगे बढ़ती गई, तुलगमा दल पीछे चले गए, और पीछे से तुलगमा दलों ने आक्रमण कर दिया। आगे से मुख्य सेना ने तोपों के द्वारा आक्रमण कर दिया है, और तोपची बैलगाड़ियों की मोड़े पर बैठे हुए थे, यानी बैलगाड़ियों का मुंह जो था वो बाबर की सेना की ओर था, उस पर बैठे थे, और जैसे ही बाबर का आदेश मिलता था वैसे ही दो गोले दाग देते थे। तो ये थी पूरी की पूरी व्यूह रचना बाबर की, जिसके द्वारा उसने पानीपत के युद्ध में विजय हासिल की थी। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, और उसमें आप देखते हैं यहाँ पर 3 दृश्य हमने लगाए हुए हैं कि किस तरह, एक तरफ आप देख रहे हैं तुलगमा दल देख रहे हैं, सबसे बाईं ओर देखेंगे कि किस तरीके से तुलगमा दल पूरा ऊपर से नीचे तक सुसज्जित है, और बहुत ही तीव्र घोड़े उनके पास हैं। और इधर आप देख रहे हैं कि सामने सेना लगी हुई है जो ढाल और तलवारों से तैयार है, और इधर तीसरा दृश्य देख रहे हैं जहां पर एक सैनिक दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से पानीपत का युद्ध होता है, और जो सुबह को युद्ध समाप्त होता है वो दोपहर के बाद, जब इब्राहिम लोदी घायल होकर के गिर जाता है तो महमूद खां उसको मैदान छोड़ने की सलाह देता है, परंतु इब्राहिम लोदी बहुत ही वीर पुरुष था, वो मैदान नहीं छोड़ता है। घायल इब्राहिम के पास जाकर बाबर कहता है कि ऐ साहसी वीर सैनिक, मैं तेरी वीरता को सलाम करता हूं। तूने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा है, साहस के साथ युद्ध लड़ा है, परंतु मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शत्रु को जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और फिर बाबर तलवार से इब्राहिम लोदी का सर कलम कर देता है, और इसके साथ ही पानीपत की विजय प्राप्त होती है बाबर को, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बाबर ने पानीपत के मैदान में तुलगमा नीति का अनुसरण करते हुए, उसको अपनाते हुए इब्राहिम की सेना को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया और विजय श्री हासिल की, और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो गई। तो मैं समझता हूं कि आप तुलगमा नीति आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हमारा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भी हम एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप निरंतर हमारे वीडियो देखते रहिए, अध्ययन को जारी रखिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।